तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, आमतौर पर सभी लोगों का सपना होता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल उसका हो, उसके पास में बढ़िया गाड़ी हो, अच्छा घर हो और सब कुछ बढ़िया हो, कपड़ा वपड़ा सब बढ़िया और अच्छी तरह से घूमना फिरना, सब रिचनेस वाली ज़िंदगी चाहते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, एक भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मैं गरीब ही रहूं। तो सबके अपने अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने अपने सपने हैं और उनको पूरा करने के लिए लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम किसी को तरक्की करते देखते हैं तो हम उससे जलना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इसको मार करके, इसको रास्ते से हटा करके और इसकी संपत्ति का मैं मालिक बन जाऊं। तो वो तरीका गलत है। अमीर होने का इस तरह का शॉर्टकट हमेशा गलत साबित होता है। तो आज की जो कहानी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा पूरा आएगा। आप इसमें बने रहें। अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन समय में से 10 मिनट इस वीडियो को देकर के जाएं। बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको भी कुछ बता पाऊँ। साथियों, आज की कहानी इंदौर से है। जैसे मैंने अभी बताया, हर आदमी का सपना होता है अच्छी लाइफ जीना, सब कुछ बढ़िया करना। लेकिन उस सपने के लिए हम जिस तरह से नंबर एक में मेहनत करते हैं, तो उससे अगर वो चीज़ें अचीव हो रही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर शॉर्टकट तरीके से किसी को परेशान करके, किसी की ज़िंदगी को छीन करके वो चीज़ें हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो शायद उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। और ऐसा इस कहानी में सुनने को मिला। और इस कृत्य के लिए, जैसा इस में जो सस्पेक्ट है जिसके बारे में बात करेंगे, ऐसा मामला हुआ जब कोर्ट में इनका केस गया तो कोर्ट ने कहा कि 3-3 बार इन लोगों को फांसी दी जाए। एक बार नहीं, आमतौर पर लोग एक बार में मर जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा कि 3-3 बार फांसी दी जाए। एक बार पहले, दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार 3 बार इनको फांसी दी जाए, क्योंकि इनका जो गुनाह है वो माफ़ी के लायक नहीं है। तो कहानी बिना किसी लाग लपेट के शुरू करता हूँ। कहानी इंदौर से है और इंदौर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नेहा वर्मा। नेहा वर्मा 23 साल की खूबसूरत लड़की और बिल्कुल मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे अपना जीवन यापन करने वाली, कोई ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं, बिल्कुल साधारण सिंपल गरीब परिवार से। लेकिन हाँ, खूबसूरत बहुत थी और देखने में अच्छी डोल डील रहती थी और अपना जो काम करती थी, ये ब्यूटिशियन का काम करती थी, ब्यूटी पार्लर से संबंधित, जो अक्सर आमतौर पर शहरों में जो पार्लर वगैरह होते हैं उस तरह का ये काम करती थी। लेकिन इसके जो ख्यालात थे, जो सपने थे, वो बड़े ऊंचे थे। ये चाहती कि मेरे पास में बड़ी गाड़ियाँ हों और रिचनेस वाली मैं ज़िंदगी जीऊँ, अच्छा घर हो, लग्जरी लाइफ हो, बड़ा फ़ोन हो, अच्छे कपड़े हों, सारा कुछ इस तरह से हो कि मैं अपने आप में एक ब्रांड बनूं। तो इस तरह की इसकी सोच थी। उसी के हिसाब से ये काम करती थी। लेकिन इसको काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो इसे लगा कि मेरे इस मेहनत से, मेरी इस नौकरी से, इस छोटी सी सैलरी से शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी जीवन में जो मैं करना चाहती हूँ या जो मेरी इच्छाएं हैं। तो इस नेहा नाम की लड़की ने अपने दिमाग में एक खुराफाती आइडिया बनाया। और वो आइडिया क्या था कि इस आइडिया में, उसके इस झांसे में, कहें तो उसके इस काले कारनामे में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, दो व्यक्ति की जान चली जाती है। ये जान सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि इन लोगों को अपने मंसूबे कामयाब करने थे। इन लोगों को किसी और की प्रॉपर्टी पे नज़र जमानी थी, किसी और की प्रॉपर्टी अपने नाम करनी थी। कमा के अपने आप को रिच नहीं बनाना था, अमीर नहीं बनाना था, शॉर्टकट तरीका चाहिए था। जो शॉर्टकट तरीका इन्होंने अपनाया वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और आज ये लोग जेल में हैं। बिना किसी लाग लपेट के कहानी को शुरू करते हैं। इंदौर से शुरू होती है कहानी, नेहा वर्मा की 23 साल की लड़की। ये मॉल में एक दिन घूम रही थी, टहल रही थी, तभी इसकी नज़र पड़ती है एक महिला पर। और इस महिला का नाम है देश पांडे, मेघा देश पांडे, सॉरी, मेघा देश पांडे। अमीर घर की महिला, और देखने से लग रहा था, पहली नज़र में ये भांप गई थी नेहा वर्मा मेघा देश पांडे को कि अमीर घर से है महिला, रिच परिवार से है, क्योंकि उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसकी शॉपिंग करने का स्टाइल, ब्रांडेड चीज़ों को खरीदने का स्टाइल, वो सारा वो देख रही थी मॉल में खड़ी होकर के। और उसके दिमाग में तुरंत वही आइडिया ओपन हो गया जो उसने कभी पहले सोचा था कि कहीं किसी न किसी को रास्ते से हटा करके और अपनी लाइफ को सेट करना है, वेल सेट करना है। तो ये चीज़ें उसकी ताज़ा हो गई, ये याददाश्त ताज़ा हो गई कि ये ही मेरा शिकार है। तो वो उस महिला के बारे में सारी चीज़ें देख रही थी कि क्या खरीद रही है, गले में किस तरह की ज्वेलरी पहनी है, सोने की कितनी है, डायमंड की कितनी है, गाड़ी कौन सी लेकर के आई है, कितना कैश है, क्रेडिट कर रही है या कैश दे रही है, वो सारी चीज़ें नज़र रख रही थी। और जैसे ही उस महिला का काम ख़त्म होता है, शॉपिंग वगैरह पूरी होती है, तो जैसे ही वो मॉल से निकलने वाली थी, अभी ये नेहा वर्मा उससे जानबूझकर टकरा जाती है। जैसे ही जानबूझकर टकराती है, उस महिला के हाथ से कुछ बैग्स
नीचे छूट करके गिर जाते हैं। और बड़ी मासूमियत के साथ नेहा वर्मा उसको कहती है, सॉरी आंटी, मैंने देखा नहीं। और महिला कहती है, कोई नहीं बेटा, इट्स ओके, हो जाता है। बड़े अदब के साथ ये नेहा वर्मा उसके बैग को उठा करके देती है, बिखरे हुए सामान को बैग में रख करके उसको देती है और कहती है कि नहीं आंटी, चलो कोई बात नहीं, 1-2 बैग मैं पकड़ लेती हूँ। महिला कहती है कि कोई नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। उसके बाद में सारा कुछ अच्छे से, उस महिला को भी लगा कि बेटा मेरी बेटी भी बिल्कुल आपकी तरह ही है, और मुझे अच्छा लगा कि आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो बड़ों का आदर सम्मान करती हैं, बुजुर्गों का सेवा करने में पीछे नहीं रहती हैं। तो मुझे आपसे मिल करके अच्छा लगा। थोड़ी सी बात होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं। महिला पूछती है कि आप काम क्या करते हो बेटा? तो नेहा वर्मा बता दे कि आंटी मैं ब्यूटिशियन हूँ और मैं ब्यूटी केयर काम करती हूँ। तो महिला को थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि ठीक है, मुझे भी ज़रूरत हो पड़ती रहती है, तो क्यों ना हम लोग आपस में नंबर ले लें, और जब भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको याद करूँगी। बहुत आसानी से नंबर दे देती है, क्योंकि नेहा वर्मा यही तो चाहती थी कि किसी तरह से बात बढ़े आगे। नंबर दे देती है। नंबर देने के बाद बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी कभी उसको ज़रूरत पड़ती, वो अपने प्रोडक्ट लेकर के उसके घर चली जाती। कई बार ये बाहर मिलते किसी ब्यूटी पार्लर में मिलते, वहाँ पे जो भी इनको कराना था अपना मेकअप वगैरह वो करती। कई बार तो पैसे भी नहीं लेती, सिर्फ वो विश्वास जीतने के लिए कि लड़की बहुत अच्छी है। और ऐसा ही हुआ। जो मेघा देश पांडे महिला है मेघा देश पांडे नाम की, पूरा विश्वास जीत लिया था नेहा वर्मा ने इस महिला का, और इस हद तक जीत लिया था कि अपनी बेटी में और इस नेहा वर्मा में कोई फर्क नहीं कर रही थी वो महिला। इस वक्त इतना दिमाग पर हावी हो गया था उसका प्यार, और यही चाहती थी नेहा। सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। अब एक दिन क्या होता है, जब पूरी तरह से विश्वास में घिर जाती है मेघा देश पांडे, और घर में आना जाना बिल्कुल अंदर तक, ये सारा उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। और बिल्कुल ऐसे रहती है कि जैसे इस महिला की एक नहीं 2 बेटी हों, क्योंकि इस महिला के पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। घर में रहती थी ये सिर्फ 2 महिलाएं, एक तो जो मेघा देश पांडे हैं और एक इसकी बेटी। ये 2 व्यक्ति घर में रहते थे, पति बाहर रहते थे। तो घर एक दिन बुलाया कि मुझे ज़रूरत है, मुझे मेकअप वगैरह करना है, किसी पार्टी में जाना है, तो तुम घर पे आ जाओ अपना सामान लेकर के और कुछ नए प्रोडक्ट लेकर के आना। अब वो दिन आ गया था जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी नेहा वर्मा। नेहा वर्मा उसके पास पहुंच जाती है अपने कुछ नए प्रोडक्ट लेकर के, और जैसे ही पहुंचती है दरवाज़ा खुलता है, अंदर एंटर करती है, और सबसे पहले हाय हेलो वही सब कुछ अच्छा, और चाय कॉफ़ी होता है। उसके बाद में प्रोडक्ट निकाल के दिखाना शुरू कर देती है, और देखना देखना दिखाना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से नेहा वर्मा उठती है और कहती है कि आंटी मुझे एक कॉल करना है, मुझे लगता है कि मैं प्रोडक्ट कुछ गलत लेके आ गई हूँ, तो मैं कॉल कर लूँ, मैं प्रोडक्ट मंगा लेती हूँ जो आपके लिए मैंने निकाल के रखे थे। वो खड़ी होती है और कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड को जिसका नाम राहुल, और इनकी अच्छी खासी बाउंडिंग थी, काफ़ी टाइम से थी, काफ़ी सालों से थी। राहुल को कॉल करती है क्योंकि राहुल को पहले से ही बता रखा था प्लान के बारे में कि इस तरह का प्लान है, आपको साथ देना है। राहुल भी तैयार हो गया, क्योंकि वो भी कोई ज़्यादा रिच नहीं था, वो भी मिडिल क्लास से नीचे ही था, और वो भी चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से अमीर बना जाए। तो इन लोगों ने प्लान बनाया था पहले से ही, लेकिन अब इसको लास्ट टाइम देना था, लास्ट कहें तो अमली जामा पहनाना था। अब राहुल को फ़ोन किया जाता है, और राहुल को फ़ोन करने के बाद में कहती है कि तुम फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, और वो जो प्लान है हमारा वो पूरी तरह से आज हम उसका अंजाम देंगे। राहुल अपने एक दोस्त मनोज के साथ में उस घर में एंटर करता है। बेल बजती है, दरवाज़ा खोला जाता है, और जैसे ही एंटर करता है राहुल, वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है, एक के बाद एक गोली। पहले वो मारता है मेघा देश पांडे के सीने में एक गोली, फिर उसके बाद दूसरी गोली, फिर तीसरी गोली, 3 गोली उसको मारता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। शोर शराबा सुन करके, गोलियों की आवाज़ सुन करके ये जो महिला है मेघा देश पांडे, इसकी बेटी अंदर से बदहवास चीखती चिल्लाती आती है और कहती है कि ये क्या हुआ। बस वो बोलने ही वाली थी कि एक गोली उसको भी राहुल मार देता है। 29 जून 2011 को ये मामला आया था। तो 2 कत्ल हो चुके थे अब देखते ही देखते। अच्छा, इस गोली चलाने वाले मामले में एक गोली राहुल के पैर में भी लग चुकी थी, जिससे वो इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था, और उससे सही से चला नहीं जा रहा था, पैर से बराबर खून रिस रहा था। लेकिन मर्डर 2 हो चुके थे, किसी को अभी पता नहीं था। थोड़ी सी शोर शराबा, गोली की आवाज़ सुन करके कुछ पड़ोसी इकट्ठे तब तक हुए जब तक ये लोग यहाँ से फरार हो चुके थे। फरार होने से पहले इन्होंने पूरा घर की तलाशी ली,
जो भी कैश, जेवरात, ज्वेलरी जो भी कुछ मिली वो सब इन्होंने समेटा, और जो उस वक्त महिला के शरीर पर ज्वेलरी थी वो भी सब उतारी, बेटी के गले से भी उतारी, और सारा इकट्ठा कर करके ये लोग वहाँ से निकल लेते हैं, तीनों लोग। अब राहुल इंजर्ड था क्योंकि पैर में गोली लग गई थी, तो ये नज़दीकी अस्पताल में जाता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है। लोग देख रहे थे, लोग देख रहे थे इनको निकलते हुए भी, क्योंकि हाथ में हथियार था तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको रोका जाए। लेकिन हाँ, लोगों को ये ज़रूर पता था कि इन तीनों में से एक के पैर में गोली लगी है और एक घायल है, चल भी नहीं पा रहा। तो सबको पता है कि अगर घायल है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएगा। कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस फ़ौरन आ जाती है क्योंकि 2 मर्डर का मामला था, डबल मर्डर। अब पुलिस आती है, छानबीन करती है, लोगों से पूछती है, लोग बताते हैं कि 3 लोग थे, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं, और ऐसे ऐसे उनका मामला है, एक के पैर में गोली लगी है। तो पुलिस तुरंत नज़दीकी जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट या सरकारी जैसे भी, सबको इतला करती है कि अगर कोई इस तरह का लड़का आता है संदिग्ध तो तुरंत हमें इतला करें। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आ जाता है एक हॉस्पिटल से कि इस तरह का एक लड़का आया है। पुलिस कहती है रोक के रखो, हमारे लड़के को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में लाया जाता है थाने, और थाने पूछताछ की जाती है। लड़का टूट जाता है, वो कहता है कि मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया, मैंने नेहा वर्मा के कहने पर किया है, और उसी का ये प्लान था, सारा कुछ उसी पर ठीकरा फोड़ दिया। फिर नेहा वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसके एक और दोस्त को, जो मनोज उनके साथ था, उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में तफ्तीश सारा कुछ हो चुका था और इन लोगों के मंसूबे सामने आ चुके थे। इन्होंने बेगुनाह 2 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिनका इनसे कोई मतलब भी नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनका कत्ल कर दिया था। उनकी ज़िंदगी छीन ली थी इन दरिंदों ने। तो पुलिस इनको निचली अदालत में पेश करती है। निचली अदालत इनको इतनी कठोर सज़ा सुनाती है, ये भी भारतीय इतिहास में एक अपने आप में कहें तो इतिहास ही है कि किसी व्यक्ति को 3-3 बार फांसी का हुक्म दिया गया हो। तो पहली अदालत, निचली अदालत, लोअर कोर्ट इनको फांसी की सज़ा सुनाती है और कहती है कि एक बार नहीं, लगातार 3 बार तक इनको फांसी दी जाए, क्योंकि इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो हरकतें हैं, ये माफ़ी के लायक नहीं है। इन्होंने जो किया है, किसी बेगुनाह की जान लेना, ये एक वहसीपन है, ये दरिंदगी है। तो इनको किसी भी सूरत में कोई राहत ना दी जाए। फिर ये अपना केस हाई कोर्ट में डालते हैं। हाई कोर्ट में सारा कुछ चीज़ें, इनको कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है इनके वकील के हिसाब से, और वो ये होता है क्योंकि ये कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, इन्होंने अब से पहले कोई क्राइम किया नहीं है, और कोई क्राइम नहीं किया है, और ना ही इनका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल वाला है। तो एक तो ये इनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया। और हालांकि जानबूझ के कत्ल किया था वो चीज़ एक अलग थी, लेकिन हाँ, पेशेवर कातिल नहीं थे, तो बहुत सारी और चीज़ें थी। तो ये हाई कोर्ट में अपना जब केस दायर करते हैं तो हाई कोर्ट से इन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है, और जो इनकी फांसी की सज़ा है वो 25-25 साल की उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। उसके बाद सारा कुछ ये केस क्लोज हो जाता है। ये अपनी सज़ा काट रहे हैं आज भी। लेकिन ज़रा सोच करके देखिए कि अगर इनके मंसूबे कामयाब हो जाते, ये अगर पकड़े नहीं जाते, तो आज ये कैसी ज़िंदगी जी रहे होते, क्या हो रहा होता इनके साथ में, या इन्होंने क्या किया, गलत किया, सही किया। जो भी आपको लगता है, मुझे आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताने का प्रयास करें। आपके कमेंट जानने की मुझे बहुत इच्छा रहती है, क्योंकि ओपिनियन देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी जिसमें एक लड़की, जो अगर सही मायने में वो इतनी खूबसूरत थी और कामयाब भी थी, ब्यूटिशियन का काम करती थी, अगर वो अपने काम से और सब कुछ अच्छा करती, भले ही ज़्यादा ना सही, महल मुनारे इकट्ठे करना ज़रूरी नहीं होता, अच्छी ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी होता है। और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अथाह पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, उतना भी हो जिसमें काम चल जाए तो ठीक है। तो कम से कम आज ये बाहर होती, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रही होती और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती। लेकिन आज ये जेल में है, और जेल में इसकी पूरी जवानी जेल में कट जाएगी, कुछ ज़्यादा देख नहीं पाएगी, क्योंकि 25 साल छोटा समय नहीं होता है। एक छोटे से लालच में आकर के, एक कहें तो मतलब ऐसे ऐसे आइडिया इन्होंने बनाए, दरिंदगी को भी पीछे छोड़ दिया। जिस काम के लिए किया था वो तो अभी भी नहीं हुआ इनका फाइनल। अब जेल में है, अब क्या लोगे किसी की प्रॉपर्टी, लोगों की नज़रों में और आ गए हो कि कातिल बन गए हो, कातिल वाला टैग लग गया आपके माथे पर, और लोग आपसे नफरत करेंगे, प्यार कोई नहीं करेगा। तो इस तरह के कारनामे करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। साथियों, ये आज की कहानी थी, कैसी लगी ज़रूर बताना। और विदा लेता हूँ आपसे, लेकिन वादा करता हूँ दोबारा से मैं उपस्थित होऊंगा किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए मुद्दे के साथ, किसी और दिन। लेकिन हाँ, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपको कैसी लगी जानकारी और क्या इससे सीखने को मिला, मुझे ज़रूर बताना। चैनल का काम अगर आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरी डी के गुड फैमिली को, जो डी के गुड बुक की मेरी तमाम फैमिली है, सबका शुक्रिया करता हूँ। आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे, आप सुनते रहें, मैं सुनाता रहूँ, और ये परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे। और एक बार फिर दोबारा से मेरे अंदाज में आप लोगों के लिए कि खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।